हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP को हिमांशु मैम पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब आ चुके हैं बिल्कुल अंतिम मोड पर। तो जिन लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके अभी काफ़ी अच्छे ही हुए होंगे एग्ज़ाम, क्योंकि पेपर मॉडरेट रहा है, ना तो ज़्यादा हार्ड ना तो ज़्यादा ईजी। हाँ, ये ज़रूर है किसी किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड देखने को मिला है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो हो सकता है कि आपको उस चीज़ का फ़ायदा भी मिल जाए। जिनकी शिफ्ट में हार्ड पेपर रहा है, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेपर थोड़ा बहुत हार्ड भी आया था तो उसके हो सकता है आपको 2-4 क्वेश्चनों का फ़ायदा देखने को मिल सकता है जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तब। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ पेडागोजी और साइंस पेडागोजी की, जिसमें हम करने वाले हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार जितने लोग जुड़ चुके हैं सेशन को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितने लोग नए जुड़े चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, गणित को पढ़ाने में डिडक्टिव विधि के उपयोग में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, गणित को पढ़ाने में डिडक्टिव विधि के उपयोग में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है। ऑप्शन 1 है अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन बी है ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन सी है विशेष से सामान्य तक ही कार्यवाही और ऑप्शन डी है सामान्य से विशेष तक की प्रक्रिया। तो आपको बताना है कि गणित को पढ़ाने में डिडक्टिव विधि के उपयोग में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करना है आपको आंसर। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा सामान्य से विशेष तक की प्रक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य से विशेष तक की प्रक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार नीचे ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है उच्च और सार गणित सीखने की तैयारी। दूसरा ऑप्शन है गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना। जबकि तीसरा ऑप्शन है समस्या को सुलझाने और समस्याग्रस्त कौशल को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन है तार्किक सोच को बढ़ावा देना। तो आपको आंसर करना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा उच्च और सार गणित सीखने की तैयारी। यही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च और सार गणित की तैयारी आप जो है वो प्राथमिक विद्यालय में नहीं करा सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीएफ 2005 के विजन स्टेटमेंट के अनुसार स्कूली गणित एक स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे, पहला ऑप्शन है गणित सीखना पसंद करते हैं। दूसरा है गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के साथ एक भाग के रूप में देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है सार्थक समस्याओं का समाधान और हल। जबकि चौथा ऑप्शन है सूत्र और एल्गोरिदम को याद करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एनसीएफ 2005 के विजन स्टेटमेंट के अनुसार स्कूली गणित एक स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह होगा सूत्र और एल्गोरिदम को याद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर 4 समकोण हैं त्रिकोण तैयार किए गए थे और बच्चों को एक त्रिकोण के पक्षों के बीच संबंध खोजने के लिए कहते हैं उपरोक्त स्थित शिक्षक ने इस्तेमाल किया है। आपको बताना है क्या इस्तेमाल किया गया है। पहला ऑप्शन है आगमनात्मक विधि, दूसरा ऑप्शन है कटौती विधि, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान विधि और चौथा ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि। तो आपका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा आगमनात्मक विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आगमनात्मक विधि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है छात्रों को उनकी सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करें। दूसरा है कक्ष प्रबंधन में प्रवीणता विकसित करने में शिक्षकों की सहायता करें। जबकि तीसरा ऑप्शन है छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को रिकॉर्ड करने में शिक्षकों की मदद करें। और चौथा ऑप्शन है हेडमास्टर को संतुष्ट करने के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त कक्षाएं लेने में मदद करें। तो सभी लोगों को बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग आंसर कीजिए और जितने लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक बार यह वीडियो अपने सभी साथियों तक भेज दीजिए और अधिक लोगों को जोड़ लीजिए क्लास में और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा छात्रों को उनकी सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करें। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं
क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है, आपको बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य क्या है। पहला ऑप्शन है संख्यात्मक कौशल विकसित करना, दूसरा ऑप्शन है समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देना, जबकि तीसरा ऑप्शन है विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण और चौथा ऑप्शन है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणित करें। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणित करें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, सभी को बताना है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। जिसका सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, क्या था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही था, छात्रों को उनकी सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करें। तो ये हो चुका है क्वेश्चन। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से बीजगणित में एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं, आपको बताना है इनमें से बीजगणित का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा नहीं। पहला है सामान्यीकरण, दूसरा है दृश्य, तीसरा है मापन और चौथा है ट्रांसपोजिशन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है सामान्यीकरण, दूसरा है दृश्य, तीसरा है मापन, चौथा है ट्रांसपोजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, मापन इसका सही आंसर हो जाएगा। बीजगणित का पहलू क्या नहीं है, मापन नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य, आपको बताना है कि गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है प्रगति रिपोर्ट भरने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अंतिम परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की समझ में अंतराल जानने के लिए और चौथा ऑप्शन है माता पिता को प्रतिक्रिया देने के लिए। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, बच्चों की समझ में अंतराल जानने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पेडागोजी के क्वेश्चंस। इसके बाद हम करने वाले हैं अपने साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साइंस पेडागोजी यानी कि विज्ञान पेडागोजी हम करने वाले हैं क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर अपनी शुरू करते हैं विज्ञान पेडागोजी के क्वेश्चंस। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं इस बार। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है उपयुक्त सामग्री खोजना, दूसरा है इंटरनेट पर विद्यालय के पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना, तीसरा ऑप्शन है पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, जबकि चौथा ऑप्शन है बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द से उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करना है आपको आंसर। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्या होगा, बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द से उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, आपको बताना है विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीकी ऐसा नहीं करती, दूसरा ऑप्शन है यह मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीकी लक्षण मुखी है, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक है, चौथा ऑप्शन है यह प्राचीन काल में उपस्थित था जबकि तकनीक नहीं थी। तो आपको बताना है विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, सी इसका ऑप्शन जो है वो सही है, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण, दूसरा ऑप्शन है वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं और तीसरा ऑप्शन है सिद्धांत की बलजीत विज्ञानों में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञान में मिलते हैं और चौथा ऑप्शन है सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार करते हैं सिवाय इसके कि नियम सिद्धांत का संक्षिप्त रूप हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सभी लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारण कृत्य वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किससे आप सहमत नहीं होंगे। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष
निश्चित और शाश्वत है? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है। दूसरा ऑप्शन है यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक और अंतः स्थापित है। तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। जबकि चौथा ऑप्शन है यह के विकास में कल्पना शक्ति सृजनात्मक सम्मिलित होती है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखना ए वाला इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है 10वीं तक की विज्ञान की पाठ्य चर्चा को मुख्यतः विद्यार्थियों में विज्ञान तकनीक और डॉट के प्रति जागरूकता लाने की ओर उन्मुख होना चाहिए। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए क्या सही होगा? एक बार इसका सभी लोग आंसर कीजिए, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है भूगोल व संबंधों, दूसरा ऑप्शन है समाज व संबंधों, तीसरा ऑप्शन है अंतर संबंधों और समाज, और चौथा ऑप्शन है भूगोल अंतर संबंधों। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? अंतर संबंधों और समाज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के लिए 3 प्रमुख उद्देश्य। आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका। पहला ऑप्शन है ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग, दूसरा ऑप्शन है कौशल रुचियाँ अभिवृत्तियाँ, तीसरा ऑप्शन है योग्यताएं प्रशंसा एवं अवकाश काल का सदुपयोग, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग। क्या हो जाएगा? ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। तो आप लोग आंसर करेंगे इसका। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर ए है पाठ को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, चौथा ऑप्शन है विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जितने लोग सेशन देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह की आदत डालना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान की पुनः स्मरण पहचान बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है वह संबंधित है। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, जबकि चौथा ऑप्शन है या सभी। तो आपको आंसर करना है उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान की पुनः स्मरण पहचान बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है वह संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा ज्ञानात्मक पक्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन है विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण जिसके आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रयोगशीलता, बी है समयबद्धता, सी है उपयुक्तता और डी है या सभी। तो सभी को आंसर करना है विज्ञान के उद्देश्य निर्धारण जिसके आधार पर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ये सभी से होता है प्रयोगशीलता, समयबद्धता और उपयुक्तता, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक और चौथा है ये सभी। तो आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका ज्ञानात्मक। आगे देखते हैं क्वेश्चन है विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। आपको बताना है विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं। पहला ऑप्शन है अध्यापक व्यवहार से, दूसरा है विषय वस्तु से, तीसरा ऑप्शन है जीवन मूल्यों से और चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु की सूची से। तो बताइए विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु से होते हैं। किससे होते हैं? विषय वस्तु से संबंधित होते हैं जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से जो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना, दूसरा है बालक की स्मरण शक्ति का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी कुशलता प्रदान करना बालक को,
और चौथा ऑप्शन है बालक की सहनशीलता व तार्किक क्षमता का विकास। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बालक की स्मरण शक्ति का विकास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, बालक की स्मरण शक्ति का विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्यों की ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है। आपको बताना है शिक्षा के उद्देश्यों की ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है अवबोध, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है स्वाभाविकरण और चौथा ऑप्शन है चरित्रीकरण। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अवबोध इसका सही आंसर हो जाएगा, अवबोध। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस बात का प्रबल समर्थन किया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए। दूसरा है संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, संगणना कौशल अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। चौथा ऑप्शन है विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 14 का। जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका है सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस क्लास को अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें जब तक कि सफलता न मिल जाए। तैयारी करते रहिए, सफलता मिलना निश्चित है। धन्यवाद, बाय बाय।